हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सी एस संदीप रोड़ा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी एस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 4, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। इस सब्जेक्ट में आपको पता है 100 मार्क्स का आपका टोटल ये सब्जेक्ट होने वाला है। और 100 मार्क्स का ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके 2 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहला यूनिट हमारा ए सेक्शन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है। बी सेक्शन 40 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। और इस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, हम बात करेंगे किस तरीके से आपको ये कंप्लीट जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है, और इस पे क्या अप्रोच रखनी है। अगर आप, चाहे प्रैक्टिकल आपका बहुत वीक है, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हैं, चाहे आप नॉन कॉमर्स फील्ड से हैं, इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल, कैसे मैनेज करना है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप ग्रुप 1 में आसानी से पास होना चाहते हैं तो ये इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको आसान तरीके से पूरा ग्रुप जबरदस्त तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ पास करवा सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से प्लानिंग करके ही आप पार पा सकते हो, और एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स डालने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप इस सब्जेक्ट को समझें, और एक्चुअली इंस्टीट्यूट आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करती। एक्चुअली एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, हम लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिकल हमारा वीक है। वीक नहीं है, एक्चुअली में हम उस चीज़ पे मेहनत ही नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर हम बच्चे अब देखोगे ना अपने साथ वाले, जो ऑलरेडी दे चुके हैं या दे रहे हैं या दे चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, ठीक है, तो वो एक्चुअली किस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। देखिए, आपके कोई भी, अगर आप नर्सरी से लेकर अभी तक, अगर आपका कोई सब्जेक्ट या कोई एरिया वीक है, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ठीक है। उसको लेके बैठ के रोते थोड़ी ना रहेंगे। इसलिए अगर आप इस सब्जेक्ट को आराम से इजीली, मेरी सिर्फ जो आपको अप्रोच है उसको आप फॉलो करते जाएं, बहुत इजीली, बहुत ही नॉर्मल सी एफर्ट में, बहुत ही नॉर्मल सी एफर्ट में आपके रिजल्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आ सकते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, या ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करती हमसे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं आता, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये होता है, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है वो मोस्टली लॉ बेस्ड है ना। हमारे जो ज़्यादातर सिलेबस, अगर आप सोचो ना, हमारी ग्रुप 1 में 4 पेपर है, ग्रुप 2 में 3 पेपर है। अब 7 में से 6 सब्जेक्ट लॉ बेस्ड हैं। आप कहोगे सर, ये जो 7वां पेपर है वो तो टैक्स टैक्स लॉ है ना, वो भी तो, ठीक है ना। तो तकरीबन 7 में से 6 सब्जेक्ट लॉ बेस हैं। तो ऑब्वियस है, ठीक है, जो आपको पता होगा कि हमारे कोर्स का जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो CS+LLB है। ठीक है ना। तो वहाँ पर सारी थ्योरी ही थ्योरी है। ठीक है। हमारे भी, अगर आप प्रोफेशनल में देखोगे, प्रोफेशनल लेवल पर देखोगे, मैक्सिमम सब्जेक्ट थ्योरी के ही हैं। तो वो, आप क्या समझते हैं, इंस्टीट्यूट को इन चीज़ों का नहीं पता कि बच्चा हमारा प्रैक्टिकल में वीक है? उनको सब पता होता है कि भाई एक्चुअली में हमारी फील्ड नहीं है। ठीक है। अब CA वाला या CMA वाला बच्चा, उनका लॉ इतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है ना, उनका लॉ इतना स्ट्रांग नहीं होता। मेरी CA भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो CA और CS दोनों मैंने कर रखी हैं। तो एक्चुअली में जो नॉर्मल सिर्फ CA कर रहा है या CMA कर रहा है, उनका थ्योरी जो है, लॉ जो है, इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इसलिए इंस्टीट्यूट हमारे से CS स्टूडेंट से इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता। इसलिए आप डरिए मत, आराम से आपका ज़बरदस्त तरीके से, अगर आप भरोसा रख के चलेंगे, तो बड़े ही मज़े से, बहुत ही आसानी से, नॉर्मल से सिलेबस है हमारा, ठीक है, उसमें आपका ये सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा अच्छे तरीके से। कोई बहुत ज़्यादा, एक्चुअली में जो अपनी परसेप्शन सुनी सुनाई जो बनाई होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए, तो वो इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के इतना एक्चुअली में बढ़ा चढ़ा के हम
शो कर देते हैं, जिससे एक्चुअली क्या होता है, वो बच्चा पहले ही कहता है ना, डर के मर जाता है, मैदान में आने से पहले ही मर जाता है। ठीक है, वो चीज़ इतनी बड़ी लगने लग जाती है, जो नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को वो क्लासेस देने के बाद, लेक्चर्स दिखने के बाद सोचते हैं कि यार एक्चुअली में इतना तो कुछ था नहीं जितना एक्चुअली में मार्केटाइज किया गया है इन चीज़ों को, है ना, बढ़ा चढ़ा के। नॉर्मली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप देखिए, आपको, अब मान लीजिए एनालाइज करना चाहते हैं कि भाई बच्चा क्या सोचता है कि सर आपके जो लेक्चर है मान लीजिए 110 120 आवर्स के हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमारे इतने के होते हैं, तो आप, बच्चा दूसरे किसी और के देखता है मान लो 250-300 घंटे के, वो सोचता है कि यार इतने ज़्यादा एक्चुअली में अगर आवर्स हैं तो सर ने कुछ मिस किया होगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, अब मान लीजिए एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, एक टाइप के, मान लीजिए 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, ABC लगा लीजिए। अब वो तीनों कैटेगरी जो है, ABC तीनों कैटेगरी हैं, उसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन हर कैटेगरी के करवा दिए, और वही 3 से 4 या 5-6 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए, उसका सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो लेक्चर में क्वेश्चन करवाने की मुझे क्या जरूरत है, जब हैं ही पॉइंट्स वहाँ पर कोई अलग है ही नहीं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस टीचर क्या करते होंगे कि भाई उन क्वेश्चन को भी वापस टीचर ने ही करवा दिया, जिससे क्या हुआ, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ आवर बढ़ने से, ठीक है, बच्चों को लगा कि हाँ यार कोर्स की ड्यूरेशन अच्छी खासी है, बहुत इन डेप्थ में करवाया हुआ है सर ने, बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। जब रिक्वायरमेंट हमारे को जितनी है, ठीक है, उतना ही हम कर रहे हैं, तो इन डेप्थ में जो 2 महीने का कोर्स है वो आपका 4 महीने 5 महीने में चला जाएगा। होगा क्या, आप जहाँ आप 2 ग्रुप दे सकते थे वहाँ एक ग्रुप भी नहीं दे पाओगे, ठीक है ना, उसको बड़ा 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 बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में। तो इसलिए क्या होता है, बच्चा मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फंस जाता है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट वे यही है, आप नॉर्मल वे में सिलेबस करिए। सबसे बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि कोई भी आप चैप्टर करने के बाद इंस्टीट्यूट के जो पास्ट क्वेश्चन बैंक है उसको अटेम्प्ट करके देखिए, अगर वो सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब है आपकी बात बन चुकी है, आपका चैप्टर टू द सिलेबस हो गया, ठीक है ना। और साथ में इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है बाद में, वो एक्चुअली में मेरे नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड ही होते हैं, ठीक है, तो वो भी ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब पहले मैं आपको 1 बाय 1 सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई कि आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है, अप्रोच ये फॉलो करनी है, ठीक है। और साथ में किस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है, आपको बातों में नहीं आना, क्या सुनना है, एक मेरे को सुनना है सिर्फ, ठीक है, लेक्चर्स देखने हैं, उसके अलावा आपको मेरे नोट्स सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, साथ में जो पास्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है, पास्टर क्वेश्चन बैंक है वो पढ़ने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोर देन सफिशेंट आपके पास कंटेंट होगा, ठीक है, जो आपको कहीं और देखने की, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चलिए बात करते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये कंप्लीट पेपर जो है CAFM का 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। A सेक्शन, B सेक्शन। A सेक्शन कॉरपोरेट 60 मार्क्स का है, B सेक्शन FM 40 मार्क्स का है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, कहीं पर आपको गूगल पे इधर उधर कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है कि भाई बाकी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 80-20 की रेशो है, 80% सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बारे में तो शुरू से यही बोला गया था कि 100% सब्जेक्टिव ही है, और 100% सब्जेक्टिव ही आ रहा है, कोई भी एक्चुअली सब्जेक्ट जो है वो
MCQ नहीं आ रहा, 100% ऑब्जेक्टिव ही है, रिटर्न ही है। ठीक है, तो ये कुल मिला के पेपर किस तरीके से आता है। अब यहाँ पर आपको जो 60 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन जो होता है 20 नंबर का कंपलसरी होता है। ठीक है, 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी 20 का नहीं होता, 15 का, सॉरी 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वो कंपलसरी होता है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, ये आपके 15-15 नंबर के। ठीक है, ये कैसे हैं, इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं, क्योंकि 15 नंबर का है, इसमें 5-5 नंबर के 5-5-5 के क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन होता है लास्ट, ठीक है, देखा जाए तो ये भी कंपलसरी हुआ, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी हुआ। ठीक है, अब जो चौथा क्वेश्चन होता है, इसके साथ एक चॉइस दे दी जाती है। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो होता है 15 नंबर का, इसमें प्रैक्टिकल और चॉइस जो होती है वो थ्योरी, 15 नंबर की थ्योरी आ जाती है, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के एक क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलती है। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो हो गया कॉर्पोरेट सेक्शन में। ज़्यादातर बड़ा पहला क्वेश्चन ही होता है जो 10-12 नंबर का होएगा। ठीक है, 15 में से। अदरवाइज बाकी जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द केस 5-5 नंबर वाले आ रहे हैं, या फिर मैक्सिमम 7 या 8 नंबर का। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे FM की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये आपका, इसमें 20-20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन वही कंपल्सरी 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कंपल्सरी। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके साथ एक चॉइस आ रही है थ्योरी की, यहां पर भी थ्योरी की चॉइस आ रही है। ठीक है, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे थ्योरी के भी आपको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पेपर भी, पोर्शन भी बटा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से है। क्लियर? चलिए, अब ये हो गया कि आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों का ये सोचना होता है कि एक्चुअली में थ्योरी कितनी का आती है। जैसे मैंने आपको बताया, देखा जाए तो चॉइस में अगर जो बच्चे थ्योरी नहीं करना चाहते, ठीक है, थ्योरी नहीं करना चाहते, उनके लिए कहना क्या है, कितने नंबर की थ्योरी है। ठीक है, आपको 5 या 8 नंबर की थ्योरी देखने को मिल सकती है जो कंपल्सरी होगी। जो करना चाहते हैं उनके लिए कितनी थ्योरी होगी, एक तो मान के चलिए ये आपकी 20 नंबर का जो FM का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है ना, ये 20 नंबर की होगी। उसके बाद 15 नंबर की एक ये हो गई। ठीक है, तो 20 और 15, 35 नंबर की ये थ्योरी हो गई, और 5-7 नंबर की और लगा लीजिए, मतलब 40 नंबर की थ्योरी उन बच्चों के लिए जो थ्योरी करना चाहते हैं। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, थ्योरी में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, बहुत बुरे मार्क्स देते हैं अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप थ्योरी वाली अप्रोच लगाओगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इतने नंबर की हम थ्योरी कर लेंगे, ठीक है, ये 40 नंबर की तो थ्योरी आ रही है, तो बाकी आसान आसान चैप्टर कर लेते हैं। ठीक है, 8-10 चैप्टर, तो 20-25 दिन में पास हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली में
सुसाइड वाली प्लानिंग होती है। ठीक है, ये देखिए, ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो, ठीक है, ये चीज़ें आगे जाके आपको वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये आगे जाके काम आने वाली हैं। कहते हैं ना, यहाँ बच जाओगे आगे कैसे बचोगे। तो ये सब्जेक्ट नॉर्मल एफर्ट्स में आपको बहुत ही तगड़े लेवल पर मार्क्स दिला सकता है, 60, 70, 80, बहुत ही आसानी से। 70, 80 मार्क्स कंपनी लॉ में, JIGL में लेना लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही टफ टास्क है। बट 70, 80 मार्क्स CFM में लेना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये, ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं। CS एग्जीक्यूटिव में इकलौता सब्जेक्ट CFM है जिसमें आपके 70, 80 नंबर मार्क्स आराम से हंस के आ सकते हैं, अगर आप प्लान्ड वे में सही समय पर प्लानिंग और सही समय पर सिलेबस स्टार्ट करें, फिनिश करें, रिवाइज करें और टेस्ट सीरीज जरूर दें। इस सब्जेक्ट की 101% आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं अपने बच्चों स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जब तक देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आप टेस्ट नहीं दे देते, आपको पता नहीं लगता कि भाई आपने जो पेपर की तैयारी करी है, 100 नंबर का पेपर तैयार किया आपने, आता सारा था, मान लीजिए जहां से भी आप पढ़े आपको आता था टीचर ने, पर आपकी अटेम्पटेशन ही पूरी नहीं हुई। 70 मार्क्स की अटेम्प्ट हुई, 75 की अटेम्प्ट हुई, आपको भी पता है किसी भी लेवल पर, 10वीं में, 12वीं में, ठीक है, BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कहीं पर भी आपने जब पेपर दिया, लास्ट आधे घंटे का पेपर जो होता है वो हड़बड़ाहट में हम लोग करते हैं। तो 70, 75 का आपने 70, 75 का पेपर किया, तो 25 से 30 नंबर तो आपका 30%, 1/3 पेपर तो देखा जाए, 30% अगर आपने छोड़ दिया तो 1/3 पेपर तो आपका वैसे ही चला गया। ठीक है, अब 70 में से आपको 50, 55 नंबर लेने हैं, 50 ही लगा लीजिए। ठीक है, तो देखा जाए तो 70% हो गए, तब जाके 49 मार्क्स बन रहे हैं आपके। 70 का 70% है ना, तो 70%। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने आप से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि 70 मार्क्स की अटेम्प्ट करके मेरे 50 मार्क्स या 55 आ जाएंगे, तो इसका मतलब है आप 80% तक, 75 से 80% अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना फिर, अगर आप इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मान रहे हो, तो क्यों ना पॉजिटिवली अपने आप को ये चीज़ भी एक्सेप्ट करवाओ कि भाई 100 मार्क्स की अगर मैं अटेम्प्ट कर दूंगा तो मेरे 70, 80 भी आ सकते हैं। हो सकता है ना ये, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप टेस्ट दोगे, जब आप बढ़िया तरीके से टेस्ट दोगे। इसलिए मैं, आप इमेजिन करिए, जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेते हैं, 22 टेस्ट होते हैं मेरे CFM के, 22, जी हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 22 टेस्ट होते हैं। ठीक है, बच्चे को देखने को लगता है कि भाई जो CFM की जो टेस्ट सीरीज है वो कॉस्टली है, या हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो कॉस्टली है, बट बच्चों वहाँ पर एक्चुअली में बहुत एफर्ट्स भी लगती हैं। बच्चे का 101% रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होती है। तो टेस्ट सीरीज तो 4 टेस्ट वाली भी होती है ना, पूरे 4 पेपर के 4 4 या 8 8 टेस्ट ले लिए, तो टेस्ट सीरीज तो उसको भी बोलते हैं, पर उसमें कुछ कंक्लूसिव नहीं होता ना। तो ठीक है, चाहे आप सेल्फ में कीजिए वो, चाहे आप वो प्रैक्टिस सेल्फ में कीजिए, टेस्ट सीरीज नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको लगता है आप प्रैक्टिस इस तरीके से सेल्फ इवेल्यूशन जरूर कीजिए कि आपको लगे कि हाँ, ये मैं चैप्टर करने के बाद या इस पेपर करने के बाद, तैयारी करने के बाद, मैं 3 घंटे में पेपर मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आपने ये चीज़ें असेस कर ली, ये चीज़ों की असेसमेंट आप कर लेते हैं कि मेरा आधे घंटे में इतना पेपर हो जाना चाहिए, 1 घंटे में मेरा, 3 घंटे में मेरा इतना पेपर 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही है, इसका मतलब है। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया पेपर का पैटर्न। ठीक है, और असेसमेंट कैसे करनी है, असेसमेंट का बेस्ट तरीका यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर कीजिए,
हमें क्या करना है, टेस्ट चैप्टर करना है। फिर आपको देखना है तरीका क्या होता है। एक और, जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते, ठीक है, उनके लिए बेस्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है 180 180 मिनट्स मिलते हैं। हम्म, कितने मार्क्स के लिए? 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो तकरीबन 1.8 मिनट है, 1.8 मिनट है। ठीक है, हर एक नंबर के लिए। तो 10 नंबर का अगर हुआ तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8 कीजिए, तो 18 मिनट हो गए। ठीक है, तो 18 मिनट 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 18 मिनट। अब बीच में आप पानी पुनी पीता है बंदा, ठीक है, तो 16 से 17 मिनट मान के चलिए, 16 to 17 मिनट्स मान के चलिए। तो तकरीबन इसका मतलब है आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट में आपका जो क्वेश्चन है वो 101% वाइंड अप होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कम टाइम भी लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ एवरेज हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 18 मिनट लगने चाहिए, 5 नंबर का है तो 9 मिनट में ही होना चाहिए। हो सकता है 9 मिनट की बजाय 4 मिनट में भी हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंडर राइटिंग जैसा चैप्टर है, बोनस एंड राइट शेयर वाला चैप्टर है, तो वहाँ पे बहुत नॉर्मल नॉमिनल सा क्वेश्चन आया है मान लीजिए, तो आपका 4-5 मिनट में हो गया। ठीक है, हो सकता है किसी में 9 मिनट की बजाय 15 मिनट लग जाए। तो ऑन एन एवरेज आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी देर में हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को एक एक चीज़ को असेस करते चलिए। चलिए अब सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए कई बारी बच्चे क्या है, सिलेबस कंपेयर करने लग जाते हैं किसके साथ, स्टडी मटेरियल के। स्टडी मटेरियल में एक्चुअली में बच्चों चैप्टर के नाम अलग तरीके से दिए होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर के नाम अलग तरीके से दिए होते हैं, तो वो क्या होता है कि मिक्सअप किया होता है उन्होंने। सिलेबस की 100% कवरेज है। ठीक है, तो घबराइएगा मत। अलग पहले ये करने के बाद, सिलेबस करने के बाद चेक कीजिए, तो आपको 100% सिलेबस दिख जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं यूट्यूब पे कई बार वीडियो डालता हूँ जो, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट चैप्टर वाली इम्पोर्टेंट अपना आपको वेटेज क्या है। तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले पूछते हैं कि सर ये तो चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का तो है ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली में उनको पता ही नहीं होता कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग, और कई बच्चे तो ऐसे ऐसे भी महान हस्तियां मिल जाती हैं, उनको ये रेशियो एनालिसिस जैसा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर को पता ही नहीं कि रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होके, एक तो कुछ सिलेबस भी नहीं तैयार किया होता 20-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, और वो पूछ रहे होते हैं कि सर ये तो है ही नहीं, आपने गलत बताया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे नाम डिफरेंट है। ठीक है, बेफिक्र होके आप इस सीक्वेंस में आपको इस तरीके से, ठीक है, सब कुछ कवरेज है 100%। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इसी में कवर्ड हो गया, जो चैप्टर मैंने आपको बताने लगा हूँ नेक्स्ट। आपका शेयर कैपिटल हो गया, बायबैक हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यहाँ पे से आपको थ्योरी का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में थ्योरी का क्वेश्चन जो लास्ट चॉइस वाला होता है, उसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको 5 से लेकर 15 नंबर तक आपको एग्जाम में आ सकता है। बायबैक एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें सिर्फ बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का यहाँ से आने वाला है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यहाँ पे आपको मान के चलिए 4 से लेकर 8 नंबर तक का पेपर आ जाता है। कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं 4 नंबर वाले, मतलब
तक भी आ सकता है। ठीक है, ईसॉप बोनस, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें से मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केस देखने को मिलता है। ठीक है, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, एक्चुअली में ईसॉस है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स। ठीक है, बोनस, अब देखो, अब स्टडी मटेरियल में देखोगे ऐसा नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, वो एक ही चैप्टर के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले चैप्टर की शेयर कैपिटल के अंदर ही 5-6 चैप्टर डाले हुए हैं, तो इसलिए बेफिक्र हो जाइए। तो बोनस एंड राइट शेयर हो गया, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली में इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर चांसेस होते हैं आने के। और उसके बाद कैश फ्लो, सबसे फेवरेट चैप्टरों में से एक हमारा, हमेशा ऑल टाइम फेवरेट, कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस, ये दोनों ही ऑल टाइम फेवरेट हैं। ये इन दोनों में से दो क्वेश्चन आपको 101% हमेशा आएंगे ही आएंगे। कंसोलिडेशन भी आपको पता है। ठीक है, कंसोलिडेशन भी इंस्टीट्यूट का ऑल टाइम फेवरेट है। ये तीन में से मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपको 15 नंबर में देखने को मिलेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ शुरुआत में ही, इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस देना है, कैसे फोकस करना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यहाँ पे बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ठीक है, ये सारे आपके चैप्टर हो गए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। ठीक है जी, चलिए इसके बाद चलिए अब बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये 60 मार्क्स का पोर्शन आपका कवर हो गया। अब चलते हैं 40 मार्क्स वाले हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पहला इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका थ्योरी पोर्शन हो गया 5 नंबर का। ठीक है, 5 मार्क्स का। उसके बाद लीवरेज, अब बच्चों को लीवरेज नहीं मिलता, लीवरेज वर्किंग कैपिटल में स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तभी कह रहा हूँ उसको साइड कर दीजिए स्टडी मटेरियल को। लीवरेज आपको 5 नंबर का आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपको डिविडेंड पॉलिसी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का। तीसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये आपको 5 से लेकर 15 नंबर तक का आ सकता है। ये शॉर्ट मीडियम लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से देखने को मिल सकता है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैसे तो एक्चुअली में डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादातर यूनिट पोर्शन जो है इसका कवर हो जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, लेक्चर्स में अगर आप देखोगे। ठीक है, और कैपिटल बजटिंग भी आपको 5 से 20 नंबर तक का भी आ सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है, आप समझते हो। बट इंस्टीट्यूट जो है अभी फेवरेट रडार में जो है उनके वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली में, और ये वर्किंग कैपिटल का एक्चुअली में पार्ट ही है ये तीनों चैप्टर। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का आएगा। वो कैसे, उसमें आपको पूछा जाएगा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करिए, फाइंड आउट कीजिए, और आप P&L बनाइए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाइए, तो वो 20 नंबर तक का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज छोटा आया 5-5 नंबर का, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, छोटा अगर क्वेश्चन आया तो इनमें से आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, या इसमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में ही ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी आपको ज़्यादातर चांस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, आपको तकरीबन, अगर आप डेली के मान के चलिए, अगर आप रूटीन के, इसमें आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है आपको, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 2 घंटे का रूटीन पकड़ के चलिए। 1.5 से 2 घंटे, ठीक है, डेली आप लेकर चलिए, और आपको 2 महीने का समय लेकर चलना है।
बहुत ही नॉर्मल सी स्पीड में, बड़े ही आराम से आपका 2 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप साथ साथ टेस्ट भी देना चाहते हैं तो इसमें 10 का दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है। तो मतलब साथ साथ आपका 101%। वो बच्चे नॉर्मली उनकी सोच क्या होती है, बाद में टेस्ट देना चाहिए। अरे बाद में भी देना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं अपना बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि मैंने क्या किया, आपने साथ साथ टेस्ट दिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म हुई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा फुल फ्लैज टेस्ट हो गया। एफएम खत्म हुई, 40 का एफएम का हो गया, फिर 100 का पूरा हो गया। तो इसमें क्या हुआ, साथ साथ वाला भी हो गया, लास्ट में भी हो गया। लास्ट में क्या हुआ, बच्चे नॉर्मली हम लोग क्या करते सोचते हैं भी लास्ट में टेस्ट देने चाहिए। लास्ट में टेस्ट देने से क्या होगा जी सर, तब हमारी रिवीजन चल रही होगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपने नहीं करना है। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा, जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा तब तक रिवीजन नहीं करनी। ये क्या कसम खा रखी है हमने? ये क्या प्लान है? देखिए, आज आपने मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि आपका 2 महीने का समय लगा। ठीक है। आज आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू करी, साथ में मान लीजिए कोई भी आपने सब्जेक्ट शुरू किया, एसबीएल का शुरू कर लिया, 2 महीने में दोनों खत्म हो गए। अब अगले 2 महीने में अपने फिर दो नेक्स्ट दो पकड़े चैप्टर, सब्जेक्ट पकड़े, वो खत्म हो गए। अब जो पहला चैप्टर किया था, मान लीजिए जो शुरुआती चैप्टर किए थे, उसको और रिवाइज करने में तकरीबन 3 साढ़े 3 4 महीने का टाइम पीरियड हो गया। 4 महीने बाद हम इतने सुपर जीनियस हैं कि वो चैप्टर याद रह जाएंगे। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग से निकल ही चुके होते हैं 4 महीने बाद, तो वॉश हो चुका होता है, सब कुछ वॉश आउट हो चुका होता है। बस चैप्टर के ऊपर टिक जो लगा होता है ना कि हाँ यार ये टिक लगा हुआ है, हाँ ये सर ये चैप्टर किया हुआ है मैंने। ये एक भयंकर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक मिस्टेक होती है, जो हमें बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। मैं आपको पहले ही लेक्चर में वार्न कर रहा हूँ। आपको फिर क्या करना है सर, ये तो बता दिया आपने कि क्या नहीं करना है, तो प्लीज़ सर साथ में ये भी बता दीजिए, गाइड कर दीजिए कि क्या करना है। देखिए, आपने एग्जाम्पल के तौर पर चैप्टर किया, चैप्टर आपका डन हुआ। ठीक है। अब आप साथ में मान लीजिए हफ्ते में एक दिन, कम से कम सैटरडे संडे का, मैं तो बोलूँगा कि सैटरडे संडे का आप रखिए, या फिर हाँ सैटरडे संडे का रखिए। भाई सोमवार से लेकर शुक्रवार तक या शनिवार तक जो भी आपने नए चैप्टर करे हैं उनको मैं रिवाइज करूँगा एक दिन। ठीक है। उनको ओरल रिवीजन करूँगा, रिटर्न रिवीजन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या करूँगी, जो भी है, आप दिख रहे हो। ठीक है। तो हमें ये सोच बिल्कुल प्रण करके चलना है कि भाई ये जो सिलेबस है मेरे को साथ साथ रिवाइज करके चलना है, उसको थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल्स में रिवाइज करते चलेंगे। तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, रैदर देन आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद रिवाइज करो, तब तक कि वो सारा कुछ दिमाग से निकल चुका हो। वो बहुत ही बुरी प्लानिंग होती है। ठीक है। तो थोड़े थोड़े समय पर, जैसे कि फॉर्मुलेशन वाले, जैसे रेशियो एनालिसिस जैसा चैप्टर है, तो आपको पता है कि यार फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो आप चलते फिरते भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक आधा क्वेश्चन रैंडमली उठा लो। ठीक है। तो आपको प्रॉपर डायरी लगाइए, वहां पर आप लिखिए कि भाई ये चैप्टर इस दिन को खत्म हुआ। तो आपको पता हो कि भाई मेरे को ये चैप्टर मैंने इतने दिन बाद करना है। नहीं किया तो आपको अचानक याद आ, देख के याद आ जाए, "ओ यार मैंने तो किया ही नहीं, ये तो रिवाइज ही नहीं किया।" तो आपको डर रहेगा कि ये भूल ही ना जाए। ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपके दिमाग में पूरा सब कुछ क्लियर रहेगा प्लान वे से। जब तक प्लानिंग नहीं होगी ना किसी चीज़ की, याद रखिएगा, तब तक आप कॉन्फिडेंट वे में पास नहीं हो सकते। तुक्का लग जाए, ठीक है, हवा हवाई पास हो जाए, वो अलग बात है। बट वो प्रोफेशनल में फिर चीज़ें बहुत तंग करेंगी। पहली पहली अटेम्प्ट में वही बच्चे पास होते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में चलते हैं। डिसिप्लिन से मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। बहुत ज़्यादा पढ़ना डिसिप्लिन नहीं बोलते। कई बच्चे कहते हैं कोई सीएस में हमें 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे, ऐसा नहीं है जी। इतने घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई नीड भी नहीं है। ठीक है ना।
एक ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो आपका 6 महीने का अगर आपके पास टाइम है तो 3-4 घंटे में आराम से आपका ग्रुप क्लियर हो जाता है। डेली के 3-4 घंटे, हाँ लास्ट 1-1.5 महीने में तो 12-12 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। अब आप लास्ट 1 महीने की वजह से आप बोलो कि भाई 6 महीने या साल पूरा 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, वो तो फिर आप झूठ ही बोल रहे हो ना। तो आप सीधी सीधी, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि आपको ये पूरा, आपके लिए मैंने एक प्लान रख दिया कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ये प्रोसेस फॉलो करके आपको सिलेबस करना है कंप्लीट, ठीक है। लेक्चर्स मेरे देखने हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स आपने देखे, चैप्टर के लेक्चर देखे, ठीक है, टॉपिक के लेक्चर देखे, सम प्रैक्टिस किए, सॉल्यूशन क्रॉस मैच किए, ठीक है। तो साथ साथ आपको फिर कुछ इंटरवल में रिवाइज भी करते गए, ठीक है। तो चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, आपका मेरे साथ हो गया, मेरा आपके साथ हो गया, ठीक है। आपको पता लग गया कि किस तरीके से पढ़ना है, रिवाइज किस तरीके से करना है। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, टी एस की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके क्लासेस बाय कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ से आप क्लासेस बाय कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी। थैंक यू।